ठीक है। सो नंबर ऑफ एमिशन लाइन का कैलकुलेशन किस टाइप से आएगा बेटा, देखो अभी नंबर ऑफ एमिशन लाइन या नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन, तो ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा यहां पर आए E4 से E1, फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए और फिर यहां से यहां पर आए, तो 3 लाइन ये हो गई। एक ये हो सकता है कि यहां से यहां पर ना जाने के बाद ये सीधा यहां से यहां तक आ जाए ग्राउंड स्टेट पे। अरे भाई समझ गए। और ये भी हो सकता है कि यहां से यहां तक आए और यहां से या तो सीधा आ जाए या फिर इसके बाद यहां तक आए और इसके बाद फिर ये वाला ट्रांजिशन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस स्टेट से ये डायरेक्ट कहां पर आ सकता है, ग्राउंड स्टेट पे भी डायरेक्ट आ सकता है। तो कितनी डिफरेंट एमिशन लाइन यहाँ पे मिल रही हैं, कितने डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं ना यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पे है, सॉरी थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे, तो जैसे यहाँ पे अपन लिख दिए फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एट n इक्वल्स टू 4। अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 पे है तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशन यहाँ पे हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते देख लो काउंट करके यहाँ पे। अरे समझ गए, समझ गए इसको, कितने पॉसिबल ट्रांजिशन। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 पे है तो वो ग्राउंड स्टेट में किस तरह से आ सकता है, कितने मोड हो सकते हैं, कितने मेथड हो सकते हैं। या तो वो n इक्वल्स टू 4 से 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे आए, फिर 2 से 1 पे आए, या ऐसा भी हो सकता है n इक्वल्स टू 4 से डायरेक्ट 1 पे पहुंच जाए, फिर जब 3 पे पहुंचेगा तो 3 से 2 तक जाने की भी एक पॉसिबिलिटी है, या 3 से डायरेक्ट 1 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, फिर 2 से 1 तक आने की एक और पॉसिबिलिटी। तो ऐसे कितने ट्रांजिशन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने दिख रहे हैं इसमें, कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं। देयर आर 6 पॉसिबल ट्रांजिशन। समझ गए ना, मतलब 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी। तो ये वाले ट्रांजिशन के लिए सपोज लैम्डा 1 है, इस ट्रांजिशन के लिए सपोज लैम्डा 2 है, इसके लिए सपोज लैम्डा 3 है, इसके लिए सपोज लैम्डा 4 है, इसके लिए सपोज लैम्डा 5 है, और इसके लिए सपोज लैम्डा 6 है। तो जो कैलकुलेशन आप करोगे, कैलकुलेशन किस तरह से आएगा बेटा, यहाँ पे सभी वेवलेंथ को अगर आपको मेजर करना, जैसे ये वाले ट्रांजिशन के लिए, तो नाउ E4 माइनस E3 इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा 1 और दिस ट्रांजिशन, और फिर लैम्डा 2 कौन सा वाला, ये E3 से E1 वाला। सो नाउ E3 माइनस E2 इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा 2। आप इसको HF1 एंड HF2 से भी इक्वेट कर सकते हो। फिर लैम्डा 3 कौन सा है, E3 से E1 वाला है। सो दिस इज E3 माइनस E1 इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा 1 एंड दिस इज HF1। फिर लैम्डा 4 वाला कौन सा आपका, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा 4, दिस इज HF4। और फिर लैम्डा 5 कहां से कहां तक दिख रहा आपको, दिस इज E4 माइनस E1 इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा 1 या HF1। और एक लैम्डा 6 कौन सा वाला दिख रहा है, दैट इज E3 माइनस E2, दिस इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा 6 या फिर HF6। तो ये कैलकुलेशन आपको इस तरह से करने हैं, ठीक है, समझ गए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन आपको इस तरह से देखना। वैसे तो एक डायरेक्ट फार्मूला भी है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ एमिशन लाइन कैलकुलेट करने का। तो एक डायरेक्ट फार्मूला आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे अभी इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट पे, 4 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड देयर इज अ 6। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल ट्रांजिशन यहाँ पे दिख रहे हैं, 6 पॉसिबल ट्रांजिशन दिख रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए नंबर ऑफ एमिशन लाइन। हेलो, हाँ बोल।
सर लैम्डा 2 वाला इमिशन और लैम्डा 3 वाला इमिशन सेम ही है ना? कौन सा? लैम्डा 2 और लैम्डा 3 वाला इमिशन, क्योंकि वो एन से अरे एन हाँ यार, हाँ, एक मिनट, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 एक जैसा दिख रहा है ना? हाँ, एक ट्रांजिशन भूल गया ना मैंने यहाँ पे, 1 मिनट, लैम्डा 2 लैम्डा 3 एक जैसा दिख रहा है, बट देयर आर 6। एक पॉसिबिलिटी ये वाली अपन ने छोड़ दी है, लैम्डा 3 पे, लैम्डा 2 मैं यहाँ से कर दूं तो ये लैम्डा 4 से डायरेक्ट 2 पे। हाँ, ये यहाँ पे अपन ऐसा कर देंगे, इससे लैम्डा 3 मतलब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आए, ये तो लैम्डा 6 है, ये एक ट्रांजिशन डिफरेंट, अभी बराबर है? अरे ठीक है, तो लैम्डा 3 कौन सा है? लैम्डा 3 लिखा ही नहीं क्या? वो लास्ट वाले में चेंज आएगा। कौन से वाले में? इस पे? उसी में लैम्डा 2 नहीं, ये तो बराबर ना, E3 माइनस E2, ये तो है लैम्डा 6। वो सेकंड इसमें लिख लिए है पहले ही। 1 2 3 4 5 6, 5 कौन सा वाला? E4 माइनस E1, ये 5 है, ये HF 5 हो गया, ये 6 हो गया, और लैम्डा 3 वाला ये वाला बनेगा, दिस इज लैम्डा 3 या HF 3, तो ये कहां से कहां तक है? E4 माइनस E2 है, बराबर E4 माइनस E2, ठीक है? अभी समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? नहीं सर, फिर से समझा। हाँ देख, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल पे है, n इक्वल्स टू 4 एनर्जी लेवल पे है, और इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ट्रांजिशन करके ग्राउंड स्टेट तक आता है, तो कितनी पॉसिबिलिटी से यहां तक पहुंच सकता है? तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है यहां तक पहुंचने की? इसकी 6 पॉसिबिलिटी बन रही ना। हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, तो बस उन्हीं को काउंट किए अपन ने, और उनके रिगार्डिंग फिर जो डिफरेंट वेवलेंथ है उनको भी काउंट कर दिया अपन ने, या फिर फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए, ठीक है? समझ गए? सर वो पॉसिबिलिटीज बताओ ना, क्योंकि वो E3 माइनस E2 वाला आपने 2 बार लिखवा के दिया है ना, वो सेकंड में भी और सबसे लास्ट में। E3 और E2? यस सर, E3 माइनस E2 वाला, मतलब वो लैम्डा नहीं 6 समझ वाला? है मुझे। लैम्बडा 2 लिया और उसमें नीचे वाले में लैम्बडा 6 लिया है, तो वो डिफरेंस नहीं समझा। नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो वैसा नहीं है। लैम्डा 2 कहां से? E3 माइनस E1 है ना वो, एक मिनट, लैम्डा 2 E3 माइनस E1 जा रहा है ना, वो गलत हो गया था। सर संकल्प का एंट्री चाहिए। हाँ, ये जो है ना लैम्डा 2, ये E3 से E1 के लिए, लैम्डा 2 E3 से E1 अभी बराबर। अभी देख लो, कोई मैच तो नहीं कर रहा है अभी? सर ठीक उसके है, नीचे का। अभी कौन सा वाला मैच कर रहा है? अभी कोई मैच नहीं कर रहा है। हाँ सर, अभी बराबर। अभी ठीक है? हेलो, यस सर। सर हाँ सर प्रिया को एंटर कीजिए। किया ना बेटा? ओके सर। ओके, हाँ देखो, अभी ये समझ गया डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन, कैलकुलेशन समझ गया कैसे करना है? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल पे है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो 4th एनर्जी लेवल पे है, तो ये ग्राउंड स्टेट पे कितने तरह से आ सकता है? तो ये डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन दिए, मतलब कितनी एमिशन लाइन निकलेंगी यहाँ पे? देयर आर 6 एमिशन लाइन, 6 एमिशन लाइन हो सकती है इस पे, ठीक है? हेलो, ठीक है ना? 6 एमिशन लाइन हो सकती है, 6 पॉसिबल डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, मतलब 6 रेडिएशन यहाँ पे निकलेंगे। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गए।
हाँ, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिया। अभी अपन देख रहे हैं सीरीज लिमिट किसको बोलते हैं और बामर फार्मूला क्या है। हाँ, सीरीज लिमिट एंड बामर फार्मूला। नाउ पेज नंबर 2 पे आते हैं। ले लिया ना स्क्रीनशॉट इसका? ले लिए? Now this is page number 2, huh? Page number 2. Now Balmer formula. बामर फार्मूला, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के लिए बामर फार्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बामर फार्मूला क्या है भाई? हाइड्रोजन एटम के लिए जो डिफरेंट ट्रांजिशंस थे, नाउ लाइमन सीरीज, बामर सीरीज एंड पास्टन सीरीज एंड फुल सीरीज, ये इनके लिए नाउ दिस इज n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5 and this is n equals to infinity। तो लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन कहां से कहां तक के लिए होता है? लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन ये रहेगा, ठीक है, या इस तरह से रहेंगे। सो दिस इज लाइमन सीरीज। बामर सीरीज ये वाली होती है, दिस इज बामर सीरीज। एंड फिर ऐसा ये वाला जो ट्रांजिशन, ये कौन सा वाला आ रहा है सर? दिस इज पास्टन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर फुंड सीरीज, है ना। तो बामर ने इनके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला लिखा है कि भाई जो 1 अपॉन वेवलेंथ है, या जिसको आप वेव नंबर बोल रहे हो, दिस इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, जिसपे m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगी, n आएगी, ठीक है ना। ये बामर फार्मूला है। तो जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, आप इनको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो लाइन का कैलकुलेशन, जैसे मान लो यहाँ पे आपको लाइमन सीरीज के लिए कैलकुलेशन देखने, तो लाइमन सीरीज ये कहाँ पे होती है? अल्ट्रावायलेट रीजन पे होती है। और इस पे m की वैल्यू, यहाँ पे मैं n ले रहा हूँ, दिस इज n एंड n स्क्वायर एंड दिस इज m स्क्वायर एंड n इज ग्रेटर देन n। तो लाइमन सीरीज में n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1, और m की वैल्यू क्या मिलेगी? हमेशा 1 से ज्यादा, ठीक है ना। मतलब लाइमन सीरीज का जो कैलकुलेशन है, इस पे n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। जैसे मान लो आपको L अल्फा लाइन चाहिए, तो L अल्फा लाइन के लिए वेवलेंथ, L अल्फा लाइन कौन सी वाली कहलाएगी? दिस इज L अल्फा लाइन, दिस इज L बीटा लाइन, ऐसे। तो L अल्फा लाइन कैसे कैलकुलेट होगा? दिस इज इक्वल्स टू R, R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। एंड L बीटा लाइन अगर चाहिए तो 1 अपॉन L बीटा इज इक्वल्स टू R इनटू 1 अपॉन, यहाँ पे 1 फिक्स है, 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, ऐसा चलता जाएगा। और जैसे अगर हमको लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट कैलकुलेट करना है, भाई इसकी सीरीज लिमिट क्या है, ठीक है ना। तो सीरीज लिमिट का मतलब होता है मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम एनर्जी का जो ट्रांजिशन है, मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। तो सीरीज लिमिट किसको बोलते हैं, ये अपन देख लें यहाँ पे। नाउ सीरीज लिमिट का मतलब इट इज लैम्डा इंफिनिटी एंड दिस इज मिनिमम वेवलेंथ। लैम्डा इंफिनिटी मतलब दिस इज करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम वेवलेंथ आएगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा? ये मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा, तो वेवलेंथ कैसी आएगी? यहाँ पर मिनिमम वेवलेंथ आएगी।
ठीक है ना, सीरीज लिमिट में लैम्डा इन्फिनिटी और मिनिमम वेवलेंथ, तो जैसे लाइमन सीरीज की जो सीरीज लिमिट है 1 अपॉन मिनिमम वेवलेंथ कितनी आएगी इसकी लाइमन सीरीज की, दिस इज इक्वल्स टू रिडवर्क कांस्टेंट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू आर। मतलब लाइमन सीरीज की जो सीरीज लिमिट है इस पे n की वैल्यू 1 और m इक्वल्स टू इंफिनिटी के ट्रांजिशन को अपन क्या बोलेंगे, इसकी सीरीज लिमिट बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो जो मिनिमम वेवलेंथ है दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिडवर्क कांस्टेंट। अब रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू याद है किसी को, कितना है रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू याद है? 109,678 कितना? 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। 1.09 into 10 to the power 7 पर मीटर, ठीक है। ये लगभग इतनी वैल्यू होती है इसकी रिडवर्क कांस्टेंट की, ठीक है। केमिस्ट्री में तुमने सीधा सीधा पढ़ा होगा, ये अपन इस फॉर्म पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस फॉर्म पे रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 10 to the power 7 per meter. This is the Rydberg constant. 1.097 into 10 to the power 7 per meter. So this is the value of Rydberg constant. तो सीरीज लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे? सीरीज लिमिट का मतलब होता है किसी भी सीरीज का, जैसे लाइमन सीरीज की जो सीरीज लिमिट है तो मिनिमम वेवलेंथ ये है, मतलब जैसे ये लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट है इंफिनिटी से लेके n इक्वल्स टू 1 तक का जो ट्रांजिशन होता है ये दिस इज लैम्डा मिनिमम, या ये इसकी सीरीज लिमिट कहलाएगी। दिस इज सीरीज लिमिट और दिस सीरीज लाइमन सीरीज, और ये यहाँ पर इसकी सीरीज लिमिट है, ये किसकी सीरीज लिमिट है, दिस इज फॉर बामर सीरीज के लिए, ठीक है ना। तो अलग अलग सीरीज की सीरीज लिमिट अलग अलग होती है। अरे भाई समझ गए, अलग अलग सीरीज की सीरीज लिमिट अलग अलग होती है। लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट अलग आएगी, ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। अभी स्क्रीनशॉट लो आप लोग इस पेज का। अभी बामर सीरीज कैसे आएगी, लाइमन सीरीज समझ गए कैलकुलेशन कैसे करना है, फिर बामर सीरीज के लिए अपन देखेंगे। ये हो गया लाइमन सीरीज के लिए। अब बामर सीरीज के लिए देखते हैं अपन अभी, ठीक है, हो गया ना? यस सर। ना बामर सीरीज के लिए जो फार्मूला है ना बामर सीरीज है ना, ये कहां पे होता है, विजिबल रीजन में रहती है, और इस पे n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3 4 5 6 7 ऐसा, और इसकी जो सीरीज लिमिट है ये कहां से कहां तक आएगी, सीरीज लिमिट इसके लिए जो सीरीज लिमिट आएगी n इक्वल्स टू 2 एंड m इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये इसकी सीरीज लिमिट बनेगी। मतलब 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू रिडवर्क कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, ये इस तरह से कैलकुलेट होगी बेटा, ठीक है ना। बामर सीरीज के बाद पास्चन सीरीज अगर देखोगे, पास्चन सीरीज कहां पे होती है, दिस इज इन इंफ्रारेड रीजन एंड n इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल्स टू कितना 4 फिर 5 फिर 6 एंड 7 एंड सो ऑन, ऐसे इसकी सीरीज लिमिट आ जाएगी। यहाँ पे पहले फार्मूला लिख दूंगा, 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू r इनटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो पूरा आगे, और ये इसकी जो सीरीज लिमिट आएगी, सीरीज लिमिट जिसमें n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी, ये इसकी सीरीज लिमिट होती है। समझ गए अभी? हेलो, अरे समझ गए? तो ऐसे ही फिर पास्चन सीरीज के बाद क्या आएगा, पास्चन सीरीज के बाद में
ब्रैकेट। हाँ, फिर ब्रैकेट सीरीज आएगा, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिया। कोई डाउट अभी यहां तक? कोई डाउट? तो ये बामर फार्मूला कैसे डिराइव हुआ? देखो, बामर फार्मूला का जो डेरिवेशन है, मान लो ये कैसे करते हैं, अभी अपन इस पे आ रहे हैं। मैं मिटा दूं इस पेज को, स्क्रीनशॉट हो गया इसका, है ना? यस सर। नाउ पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन ना। इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ, इसका डेरिवेशन अपन देखते हैं बामर फार्मूला का। नाउ दिस इज पेज नंबर 3, डेरिवेशन ऑफ बामर फार्मूला। बामर फार्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। देखो कैसे, मान लो ये एनर्जी स्टेट n है और ये एनर्जी स्टेट m है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन करता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है इट इज लैम्डा, ये em एंड दिस इज en। ये हायर एनर्जी स्टेट है और n क्या है यहाँ पे? लोअर एनर्जी स्टेट है, ठीक है। अरे समझ गए? समझ गए? देन यहाँ पे ये कैलकुलेशन किस तरह से आएगा अभी em और en तक? कैलकुलेशन कैसे बनेगा यहाँ पे देखो अभी। हाँ, em से लेके en तक का इस एनर्जी की, इस लेवल की एनर्जी किसकी इक्वल आएगी? सो em इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, m स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आया ना? अरे समझ गए? और इस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होगी? En इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का एनर्जी डिफरेंस ले लो, em माइनस en, एंड दैट इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू z स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा? em माइनस en करे हो तो इट इज 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो दिस इंप्लाइज दैट इट इज 13.6 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय hc इनटू कितना? 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। और यहाँ पे आप hc की वैल्यू पुट कर दो, और अगर आप हाइड्रोजन एटम लेते हो, ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन एटम लेते हो और hc की वैल्यू पुट करते हो, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी z की वैल्यू। हेलो, z की वैल्यू 1 ना हाइड्रोजन एटम के लिए? हाँ सर। फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर आप z इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हो, इट इज 13.6 डिवाइडेड बाय hc, ये है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। अब कंपेयर कर लो बेटा बामर फार्मूला से, तो इट इज r इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। यही है ना बामर फार्मूला। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट? तो इन दोनों को कंपेयर करें अगर अपन, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? इट इज 13.6 इनटू डिवाइडेड बाय hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो h और c की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097, hc की वैल्यू पुट करने पे इट इज 1.097 इनटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो जो रेडबर्ग कांस्टेंट है R, इट इज 13.6 डिवाइडेड बाय hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो कभी कभी
ये टर्म भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो रेडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो इसका, तो R into Hc इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो व्हाट इज R हियर? R इज रेडबर्ग कांस्टेंट। तो बामर फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो सिंपल तरीके से इस तरह से हुआ है, ठीक है? अरे समझ गए? एच सी की वैल्यू किसके इक्वल है? तो बेसिकली आर एच सी की वैल्यू किसके इक्वल है? यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया ना? डन? हेलो, हो गया बेटा? Yes, sir. नाउ पेज नंबर 4। हाँ, तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया था एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, याद है ना? हेलो, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मैंने कल कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। क्या बोला था क्वेश्चन मैंने? कोई बता सकता है क्या क्वेश्चन बोला था मैंने? हेलो, अरे कुछ क्वेश्चन बोला था मैंने, आप लोगों के लिए छोड़ दिया था क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। हाँ, नहीं है यार? हाँ सर, वो आपने बोले थे ना तो एमिशन में बीच हाँ, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ही क्यों आती? जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम है तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ही क्यों आ रही थी, वो तो समझ गए आप लोग। तो इससे क्या जस्टिफाई होता है? या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ही क्यों एब्जॉर्ब होती हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये मेरा क्वेश्चन था जिसको मैंने आंसर नहीं दिया था और बोला था कि आप लोग इसको ढूंढो इसका जवाब। तो ऐसा क्यों होता है बताओ जरा। सर, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी के कारण ही वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट तक एक्साइट होगा। अगर उससे ज्यादा दे तो उससे ऊपर चले जाएगा। हाँ, मतलब बीच में कंटिन्यूअस नहीं है ये सब। कैसे? ये डिस्क्रीट है ना? मतलब n की वैल्यू 1 2 3 या 4 5 इस फॉर्म पे जाती है। n की वैल्यू कभी भी क्या नहीं है? रियल नंबर के फॉर्म पे नहीं है। मतलब इससे इस बात का जस्टिफिकेशन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस मतलब समझ गए? कंटिन्यूअस समझ गए ना? कंटिन्यूअस नहीं है मतलब कैसे? ये डिस्क्रीट है। एक एनर्जी लेवल के बाद कुछ पर्टिकुलर गैप है, फिर अगला एनर्जी लेवल। ऐसा नहीं कि एक एनर्जी लेवल के जस्ट बाद दूसरा आ गया, ठीक है ना? समझ गए? हाँ सर। है ना? तो जो स्पेक्ट्रम में कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही हमको मिलती है, एमिशन स्पेक्ट्रम में या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। मतलब एनर्जी डिफरेंस कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं यहाँ पे, नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम calculate all possible wavelength for n equals to 3 से लेकर n equals to 1 तक के ट्रांजिशन के लिए, ठीक है? यहां तक के ट्रांजिशन के लिए n equals to 3 से लेकर n equals to 1 तक के ट्रांजिशन में कितनी पॉसिबल वेवलेंथ आ सकती है, उनकी वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आएगा? देखो, यहाँ पे आप तीनों एनर्जी लेवल ड्रॉ कर दो। एक n equals to 1,
and this is n equals to 2 and this is n equals to 3 and this is energy level 1 2 this is energy level 3, या ये फर्स्ट ऑर्बिट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन किसी कारण से यहाँ पर पहुंच गया है थर्ड एनर्जी ऑर्बिट में या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो इसके पॉसिबल ट्रांजिशन क्या क्या हो सकते हैं? एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है डायरेक्ट, फिर यहां से यहां तक। तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशन है? यहाँ पे 3 पॉसिबल ट्रांजिशन है। तो इसके लिए जो वेवलेंथ आएगी दिस इज λ1, इसके लिए वेवलेंथ λ2 और इसके लिए वेवलेंथ कितनी? λ3। और मैं अगर एनर्जी की बात करूं तो इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली एनर्जी कितनी होती है सेकंड ऑर्बिट की? सेकंड ऑर्बिट की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? जो टोटल एनर्जी है इट इज En is given by -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फार्मूले को ध्यान रखो, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए बहुत काम में आने वाला हमारा ये फार्मूला। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। तो अगर n इक्वल्स टू 3 से 1 तक के ट्रांजिशन हो रहे हैं तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं? यहाँ पे देयर आर 3 पॉसिबल ट्रांजिशन। ठीक है, 3 पॉसिबल ट्रांजिशन है ना। तो λ1 कैसे कैलकुलेट करोगे? अब देखो यहाँ पे λ1 का कैलकुलेशन कैसे आएगा। सो देयरफॉर hc अपॉन λ1, hc की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? ये E2 माइनस E1। और अब आप वैल्यू पुट कर दो तो λ1 is equals to hc अपॉन E2 माइनस E1 एंड ये है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E2 माइनस E1 कितना है? उल्टा लिख दिया क्या? λ1 E3 माइनस E2 है, सॉरी इट इज E3 माइनस E2, E3 माइनस E2। तो बेटा ये एनर्जी डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? ये एनर्जी डिफरेंस कितना है? दिस इज E3 माइनस E2। ये डिफरेंस कितना है बताओ जल्दी से। E3 माइनस E2 अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा डिफरेंस? यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे कितना बचेगा फिर 3। कितना बच रहा जल्दी बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ ना फटाफट। 3.4 माइनस 1.51, ये बचा 9, यहाँ पे 3 8 और ये कितना बचेगा यहाँ पर 2 में से 1 गया 1.89। सो दिस इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी डिफरेंस कितना यहाँ से यहाँ तक का? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इज 13.6 माइनस 3.4 10.2, इट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वाला एनर्जी डिफरेंस भी देख लो। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 13.6 माइनस 1.51, 10 में से बन गया 9 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है? इट इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, तो वेवलेंथ विल बी 12400 अपॉन 1.89 एंगस्ट्रॉम। हो जाएगा सॉल्व ये आगे? हेलो, अरे सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? यस सर। इसके बाद अब आपको λ2 चाहिए यहाँ पे। तो λ2 इज इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय, ये कहां से कहां तक का ट्रांजिशन है? E3 माइनस E1, E3 माइनस E1। तो इट इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय E3 माइनस E1, मतलब ये वाला डिफरेंस E3 माइनस E1, दिस डिफरेंस इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, अब ये कैलकुलेशन भी हो जाएगा। एंड सिमिलरली λ3 E2 माइनस E1, so it is hc upon E3 minus E2 and it is 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, ये कितने से डिवाइड करोगे? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल और ये वेवलेंथ आप अब कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए तीनों वेवलेंथ? यस सर। λ1, λ2, Yes, sir. λ3 कैसे कैलकुलेट किए हमने? मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेता हूं क्योंकि अभी ये डेटा की हमको जरूरत पड़ेगी। λ1
यहाँ पे कैलकुलेशन से कितना आया, 1 मिनट, कितना है 12400 डिवाइडेड बाय 1.89। तो पहली वैल्यू है बेटा 6560 एंगस्ट्रॉन, 6560 एंगस्ट्रॉन, मतलब लैम्डा 1 E3 माइनस E2। तो ये लगभग लगभग आया है 6560 एंगस्ट्रॉम। दूसरी वाली वेवलेंथ, सेकंड वाली वेवलेंथ 12400 डिवाइडेड बाय कितना है 12.09, इट इज 1025 लैम्डा 2 ये है। दिस वेवलेंथ इज 1025 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 3 divided by 10.2, it is 12,1500। एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कैलकुलेशन करके दे दिया। ये वाले ट्रांजिशन की वेवलेंथ कितनी है 1025 एंगस्ट्रॉम, मतलब लैम्डा 2 E3 से E1। ये कहां पे आता, अल्ट्रा वायलेट रीजन पे आता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे की जो वेवलेंथ होती है कौन से रीजन में मिलती है, 4000 से नीचे की जो वेवलेंथ है वो कौन से रीजन में मिलती है, अल्ट्रा वायलेट में, हाँ या ना। ये कौन से रीजन की वेवलेंथ है, दिस इज फॉर विजिबल रीजन। और लैम्डा 2 ये कौन से रीजन में, अल्ट्रा वायलेट में, और ये भी कौन से रीजन में है, अल्ट्रा वायलेट में। क्योंकि ये ट्रांजिशन बामर सीरीज का है और ये ट्रांजिशन किसका है, लायमन सीरीज का है। समझ गए। एंड ये जो वेवलेंथ होती है ना, ये वाली E3 से E2 तक की, ये बामर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है। ऐसे यहां पर लायमन सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इस ट्रांजिशन के लिए होती है। कहां से कहां पर के लिए, 2 से लेकर 1 के बीच का जो ट्रांजिशन है लायमन सीरीज का, इसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे कम रहेगा तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगी और सीरीज लिमिट अलग होती है। ठीक है, सीरीज लिमिट अलग होती है। तो ये कैलकुलेशन देखो आप, ये वाली वेवलेंथ कितनी मिली आपको, एक लैम्डा 1 आपको कितना मिला, लैम्डा 1 इज नियरली 6560 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 कितना 1025 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 3 कितना मिला 1215 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। सर वो लैम्डा 3 E2 माइनस E1 चाहिए ना, लैम्डा 3 E2 माइनस E1 ना बेटा। अच्छा हाँ, एक मिनट, E2 माइनस E1 ये गलत लिख दिया मैंने, हाँ दिस इज E2 माइनस E1 बराबर होगी। ठीक है, ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए, ले लिए क्या, हेलो ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या। हाँ सर। ये समझ गया, कैलकुलेशन समझ गया इसका, हेलो कैलकुलेशन समझ गए। यस सर। हाँ अभी स्क्रीनशॉट भी हो गया। तो आज तक के लिए आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बचा है, कल खत्म हो जाएगा टॉपिक अपना पूरा। ये वेवलेंथ को एक बार कैलकुलेट करके देखना और लायमन सीरीज, वामर सीरीज, पास्टन सीरीज की सीरीज लिमिट कैलकुलेट करके देखना। क्वेश्चन बनते हैं इसमें सीधे सीधे आपके, हाँ बोनस टाइप है ये टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो ये समझ लो आपका बोनस मार्क हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा कुछ नहीं होता, सीधे सीधे रहते हैं क्वेश्चन इसके।
तो बहुत आसान टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं अपन, तो अगर क्वेश्चन आए तो इसके क्वेश्चन अपने से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम वाले। तो आज के लिए इतना ही।